नमस्कार। मध्य प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में चल रहे सियासी दाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। ये सियासी दाव का विशेष एपिसोड मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर से है। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 8 तारीख को शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी पारी का ये पहला सत्र होगा। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या सियासी दाव होंगे कांग्रेस और बीजेपी के? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मध्य प्रदेश की विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवई से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मंत्री को करारी शिकस्त देकर के अब विधानसभा के सदस्य बने हैं। साथ ही मौजूद हैं संजय सिंह, बीजेपी के नेता। मुकेश नायक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, 63 की संख्या थी, घट के 58 हो गई अब आपके विधायकों की। क्या फर्क पड़ेगा आपके आत्मबल पर इसका? देखिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। प्रजातंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जनता के द्वारा तैयार किए जाते हैं। हम प्रतिपक्ष में हैं, ये गंभीर भूमिका नहीं है। भले हम संख्या बल में कम हों, लेकिन हम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा से संबंधित, किसानों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित और कानून व्यवस्था से संबंधित सारे विषयों को पूरी प्रखरता से, पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ, पूरे धारदार और पैने तरीके से प्रतिपक्ष के धर्म को मानते हुए हम मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर विधानसभा में रखेंगे। संजय सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी संख्या बल के साथ थे, लेकिन जब अविश्वास मत आया तो उस समय आप लोगों ने मुकाबला करने के बजाय पिछला दरवाज़ा चुनना पसंद किया। अब आपकी संख्या ज़्यादा है, तो क्या आपका आत्मविश्वास लौटा है? क्या आप इस तरह की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे जो अविश्वास प्रस्ताव जैसी चुनौतियां सामने आएंगी? तो देखिए, अविश्वास जो था वो अविश्वास था ही नहीं, क्योंकि मेन चीज बताइए, हम बहुमत में थे, 143 की हमारी संख्या थी और वो जिन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात कर रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार था नहीं कहीं। आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते उससे कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं होता। भ्रष्टाचार साबित करने के लिए आपको वहां पे कम तथ्य रखने पड़ेंगे, प्रमाण पत्र रखने पड़ेंगे। कोई कागज पे कुछ लिख देगा, ABCD लिख के ला देगा। सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा करना विपक्ष का हक है। मुकेश नायक जी, क्या हमने कभी मना नहीं किया। सदन में अगर विपक्ष का अगर करने का है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तथ्य प्रमाणित हो और प्रामाणिकता के साथ अगर रखे जाए तो उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। जब चर्चा लायक कोई चीज ही नहीं है तो उसके ऊपर क्या चर्चा करते हैं, आप मुझे बताइए। इसलिए उपनेता जो राकेश चौधरी जी थे कांग्रेस के, उनको भी लगा, कहीं ना कहीं अंतरात्मा से लगा, उनको महसूस हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। आके उपनेता ने कहा कि मैं अपने वहां से त्याग पत्र देके। संजय जी, लेकिन मुकेश नायक जी आपकी बात से सहमत नहीं है। देखिए, सार्वजनिक जीवन आत्मपक्ष और लोक पक्ष का समन्वय है। जो दिखाई देता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे दिखाई दें, सार्वजनिक जीवन की ये सुचिता होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक क्रूर बहुमत मिला है। ये बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बहुमत मिल जाने के कारण उनमें उन्माद, निद्रा और बेहोशी आ सकती है। एक हमारी ऐसी एकेडमिक अपीयरेंस हो विधानसभा के अंदर, ताकि मध्य प्रदेश की जनता के बीच में हम प्रतिपक्ष के धर्म का पालन करते हुए दिखाई दें। लेकिन मुकेश नायक जी, विधानसभा चुनाव में, ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जनता ने आपके मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आपको लगता है इस बार विधानसभा में आपके पास कोई मुद्दा बचा है उठाने के लिए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और हमको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज नहीं किया है मध्य प्रदेश के लोगों ने। हमारा पिछले चुनाव से 4% वोट पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया, लेकिन बुरी तरह से खारिज किया है। देखिए, मैंने तो पहले कहा कि लोकतंत्र में इतना क्रूर बहुमत किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो बीजेपी को मिल गया। तीसरी दफ़ा उन्हें अवसर मिला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आने वाले विधानसभा के सत्रों में, ये तो छोटा सत्र है, हम व्यापम का मुद्दा, मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स की जो हालत है इसका मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा और मध्य प्रदेश में शैक्षणिक अनुशासन की और जो एकेडमिक सेंस की कमी आई है, विश्वविद्यालयों में जो कैंपस कल्चर नहीं बचा है, जो कोई रिसर्च वर्क नहीं होता है, किसी तरह का कोई वातावरण नहीं है, शैक्षणिक वातावरण, इन मुद्दों को पूरी गंभीरता से जनता के बीच में उठाएंगे ताकि सरकार को प्रतिपक्ष भी मार्गदर्शन दे सके। संजय जी, ये व्यापम का मुद्दा जो है काफी गहराते आ रहा है, विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे? खासतौर से जब आपका पूर्व मंत्री भी इसमें फंसा हुआ हो और कई जो है अधिकारी इस जांच के घेरे में हैं, विधानसभा में कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा
कि जीरो टॉलरेंस की बात बराबर करते रहे, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात करते रहे, और उन्होंने प्रशासनिक उसमें भी कहा है कि मैं भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जिले लेवल से भ्रष्टाचार, कलेक्टर को जिम्मेदारी देगी कि जिले लेवल पे भ्रष्टाचार को आपको समाप्त करना है, ऊपर के लेवल पे हम करेंगे। और ये बार बार वो कह रहे हैं, अपनी सारी मीटिंगों में कह रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी को चेतावनी दे रहे हैं और सख्त लहजे में दे रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, और ये विधानसभा भी भ्रष्टाचार मुक्त कर रहा हूं। ये हम चेतावनी सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये चेतावनी विपक्ष के लिए भी है कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होगी तो बक्सा किसी को नहीं जाएगा। तो हमारा एक ये कहना है। दूसरा, व्यापम में जो भी दोषी होंगे, जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे उनको बक्सा नहीं जाएगा। ये तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, जांच बैठी हुई है, जांच में जो भी पक्ष सामने आएगा तो उसमें जांच चल रही है, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो भी दोषी होंगे उनको तो बक्सा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से कहा है, सभी के सामने कहा, और आपके चैनल पे भी कहा है उन्होंने। मुकेश नायक जी, जैसा संजय सिंह जी का कहना है कि तीसरी पारी में सख्त तेवर के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से व्यापम का जो मुद्दा है उसमें पहले से ही कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में क्या मुद्दा बचेगा आपके पास? देखिए, इन्होंने कहा कि कलेक्टर से कहा है कि करप्शन को रोकें। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा करप्ट कलेक्टर ही रहे हैं। और अगर आप जो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये चंद्रमा निकला हुआ है और इस पर हम बहस करें ये निकला है या नहीं निकला है, इसको क्या प्रमाण की आवश्यकता है। देखिए, परसेप्शन पब्लिक की और पब्लिक को जो दिखाई देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कलेक्टर को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। पब्लिक को ये परसेप्शन, भ्रष्टाचार का परसेप्शन तो इस विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि पब्लिक को ये करप्शन दिखाई नहीं दिया। इसलिए बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि जनादेश मिला है, क्रूर बहुमत मिला है, और इतना बहुमत मिला है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह के परिणाम आएंगे। ये क्रूर बहुमत है, 165 का जो बहुमत मिला है, मेरे बड़े भैया है, क्रूर बहुमत इसको नहीं कह सकते। ये जनादेश का बहुमत है, ये विकास का बहुमत है, क्योंकि विकास जो मध्य प्रदेश में हुआ है, आम जनमानस का विकास हुआ है, जन जनता जनार्दन का विकास हुआ है, उसका बहुमत है। क्योंकि आप मुझे बताइए, एक जो गवर्नमेंट थर्ड टर्म के लिए जाती है उसको 15% सीटों में बढ़ोतरी होती है, 15%। 230 में यानी 143 सी 165 हो गई, यानी 22 सीटें आपकी बढ़ी, यानी 230 से आप आकलन करो तो 15% सीटें उनकी बढ़ी है, और वोटा परसेंटेज में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप इसको क्रूर बहुमत कैसे कर सकते हो कि जनता का जो जनादेश था, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनतंत्र सबसे बड़ा हावी है, और जनतंत्र ने जब अगर जनादेश दिया है और जनतंत्र ने टूट के बहुमत दिया है तो इसको क्रूर बहुमत नहीं, उनके विश्वास पे कोई नेतृत्व खरा उतरा है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खरा उतरा है। जनतंत्र का बहुमत कह रहे हैं। देखिए, जनादेश तो मिला है और जनादेश का सम्मान भी करने की हमने बात कही है। हमने जो क्रूर बहुमत कहा है वो इस रेफरेंस में कहा है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को भी कभी कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम में, लोकतंत्र में, अगर अपोजिशन पार्टी कमज़ोर होती है तो सरकार को सत्ता का उन्माद हो जाता है, वो निरंकुश हो जाती है, स्वेच्छाचारी हो जाती है। इसलिए आवश्यक है लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए कि अपोजिशन पार्टी को भी मजबूत होना चाहिए। व्यापम के अलावा दूसरा और कौन सा बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं एक पन्ना जिले की बात करता हूँ। जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास 50-50 एकड़ ज़मीनें हैं, उनके गरीबी रेखा में नाम है, लेकिन जो गरीब हैं उनके गरीबी रेखा में नाम नहीं है। आप पता कर लीजिए, कोई भी जांच दल चला जाए गांव में और गांव के लोगों से पूछ ले कि 5,000 रुपये लगते हैं गरीबी रेखा में नाम शामिल कराने के लिए। ये कैसी आज़ादी के 60 साल के बाद ये कैसी स्थिति है कि व्यक्ति को गरीब सिद्ध करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत लगती है। आप पन्ना ज़िले में नक्शा और खसरा अगर कोई पटवारी से चाहे तो उसका रेट फिक्स है। जाति प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपये की रिश्वत लगती है और लाइन लगा के लोग फीस की तरह, जैसे किसी काउंटर पर फीस दी जाती है, जाति प्रमाण पत्र के लिए वैसे पैसे देते हैं हमारे गरीब बच्चे। ये हालत है। ये बहुत ऐसे मुद्दे होंगे जो आम आदमी को स्पर्श करते हुए होंगे। मुझे लगता है संजय भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इनमें सुधार की आवश्यकता है। सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है इन टर्म्स ऑफ सुधार की आवश्यकता है जनहित के दृष्टि से। जी, पन्ना से आपको लोकतंत्र के तहत जनतंत्र ने आपको चुना है, वहां से चयनित किया है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी होती है। अब आप वहां से जनप्रतिनिधि है, उस
विधानसभा के मुख्यमंत्री आप है, आपको भी उतनी ही मेहनत कर। देखिए हम सहयोग मांग रहे, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। हम मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हम अच्छे से अच्छी योजनाएं लाना चाहते हैं, उसमें आप हमें पार्टिसिपेट करें, सहयोग करें। आपने कहा कि अगर इस टाइप के कोई का ये है 5000 वाले, तो इसमें बकायदा एक्शन लिया जाएगा, उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। लेकिन अगर हमें समाज में काम करना है, जन कल्याण, मनुष्य लेकिन तो कल्याण क्या को आप ये मान रहे हैं, आप बेहतर कल देना लेकिन है। आप ये मान रहे हैं जो इन्होंने मुद्दा उठाया है कि इस तरह की स्थिति है मध्य प्रदेश में जहां पर 5000 रुपए मांगे जा रहे हैं गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए, क्या आप ये स्थिति मान रहे हैं? देखिए मैं तो नहीं मान रहा, क्योंकि अब ये वहां से विधायक है पन्ना से, इनके संज्ञान में कोई एक हाथ केस आया होगा, तो मैं वो नहीं बता सकता कि क्या केस है इनके पास में, कौन व्यक्ति गया क्या है। लेकिन मैं जो आज कह रहा हूं कि जिस लहजे में मुख्यमंत्री जी सरकार को भी दे दिए चेतावनी, अपने मंत्रिमंडल, अपने विधायक को और सबको बार बार, अपने यहां तक कि कार्यकर्ता को भी एड्रेसिंग किए। उन्होंने कहा पहली ही बैठक में, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरा नातेदार है, ना कोई मेरा मित्र है। उन्होंने कहा कि ये 7.5 करोड़ जनता ही मेरी रिश्तेदार है, यही मेरा परिवार है, और अब जीना इनके लिए है, और मेरी अंतिम सांस तक मैं अगर जीऊंगा तो इस जनता जनार्दन के लिए जीऊंगा। ये जांच की बात कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। अगर इस तरह का मुद्दा मैं सामने आएगा सहमत हूं कि अगर ये इतनी उदारता पूर्वक कह रहे हैं तो जांच कराएंगे, तो इन्हें असली बात पता लगेगी। हम अपोजिशन के लोग हैं, हमने इनके संज्ञान में ला दी कि ऐसा हो रहा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मध्य प्रदेश में, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर का राशन ही नहीं बटा। कुछ गांव में बटा, वो भी उस मात्रा में नहीं बटा जो निर्धारित मानकों के आधार पर है। जो एक बीपीएल कार्ड होल्डर को मिलना चाहिए उतना नहीं बटा। नवंबर और दिसंबर का राशन ही नहीं बटा। मैं तो स्पेसिफिक कह रहा हूं। और मैं एक गांव का नाम ले रहा हूं, मलघन। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है मलघन। वहां आप कोई भी टीम भिजवा कर पूछवा ले, क्या नवंबर और दिसंबर का राशन संजय बटा जी, है? गंभीर आरोप है। आपकी सरकार जो है, आपकी पार्टी की सरकार जो है, देखिए, गरीबों की सरकार होने का दावा करती है, और ऐसे में इस तरह के आरोप देखिए, सामने आते हैं। जनप्रतिनिधि आज ये भी है, हम तो कह रहे सहयोग करिए। अगर बीमारी कहीं है तो उसका इलाज मिल के किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष जिस दिन सहयोगात्मक भूमिका में आ जाएगा, तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो बेहतर मध्य प्रदेश की कल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, हम कह रहे हैं कि आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। इसमें आओ बनाओ मध्य प्रदेश में हम विपक्ष को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। देखिए, जहां जनहित के मुद्दे हैं जी, वहां हम साथ हैं, और जहां जनविरोधी नीतियां होंगी बीजेपी की, वहां हम इनका विरोध करेंगे, क्योंकि हमें जनता ने इसके लिए तैनात किया है। हम लोकतंत्र के चौकीदार हैं, प्रतिपक्ष में हैं। हमारी जिम्मेदारी है सरकार को जगाने की, उसके जनविरोधी चेहरे को विवस्त्र करने की, जनता के बीच में रखने की। मुकेश नायक जी बार बार कह रहे हैं कि व्यापम जैसा मुद्दा है खास तौर से, और दूसरा जो मुद्दा है गरीबी रेखा वाला जो मुद्दा है, तो ये दोनों जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जनविरोधी मुद्दे हैं। देखिए, गरीबी रेखा के मुद्दों के, गरीबों के लिए तो जन कल्याण योजना चालू की गई है। जितनी योजना है, चाहे महिलाओं के लिए, उसमें लीजिए, आप मुझे बताइए। कन्यादान योजना गरीबों के लिए चालू की गई है, उसमें सर्व वर्ग के लिए किया गया। ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम तो सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, 7.5 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं की जीरो से लेके जीवन से लेके मरण तक की योजना है, बुजुर्गों के लिए योजना है, तीर्थ यात्रा योजना है। आज तक किसी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रदेश में योजना नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुई। उसके बाद किसानों के लिए 0% राशि पे, किसानों के लिए 0% राशि पे किसान आज इतना खुश है, पैदावार बढ़ रही है। दूसरी बार हमें कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला है। कोई ये क्योंकि नहीं, मैं ये इसमें थोड़ा संशोधन, संजय जी, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जिन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात कही है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली योजनाएं हैं। अलग अलग राज्य में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, और ये केंद्रीय सरकार के बजट से संचालित करने वाली योजना है। चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम हो, या मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत विवाह के कार्यक्रम हो, या जो विधवा पेंशन के कार्यक्रम हो, या बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क साइकिलों का वितरण हो, पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो, यूनिफॉर्म का वितरण हो। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली योजनाएं हैं, और केंद्र शासन के पैसे से ये चलती हैं। राहुल जी, एक मिनट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि कई राज्यों में इनकी भी गवर्नमेंट है। पहले राजस्थान में थी, अब तो हमारी गवर्नमेंट आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम उनको लगा कि कांग्रेस का बेहतर। महाराष्ट्र में इनकी, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब 0% में जब मध्य प्रदेश राशि दे सकता है, तो क्यों नहीं आपने 0% में आ दिया? समर्थन मूल्य हमने 150 रुपए बढ़ाया, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप चुनाव की इंतजार करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है, कांग्रेस चुनाव का इंतजार करती है, और चुनाव में लाभ लेने के लिए आखिरी समय में ऐसी घोषणाओं को करती है। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम
सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम लागू की है। बाकी ब्याज कम और ज़्यादा ये राज्य सरकारों के इंटरनल क्रिएशन है, कहीं कहीं हो पाए, कहीं कहीं नहीं हो पाए। मैं दूसरी बात इनसे संजय जी से कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे और मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स की जो हालत है बहुत निराशाजनक है। हॉस्पिटल में ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना साफ़ सफाई है और ज़्यादातर सरकारी जिला स्तर के हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। अब आप सोचिए, भोपाल मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई नहीं है, ये क्या इलाज करते होंगे लोगों का, आप इससे अंदाज लगाएं। एंडोस्कोपी के लिए, सोनोग्राफी के लिए, डिजिटल एक्सरे के लिए 2-2 महीने के बाद की तारीख दी जाती। किसी के इमरजेंसी आ जाए और कोई अगर सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी के लिए या डिजिटल एक्सरे के लिए 2 महीने के बाद की तारीख दे तो उसका क्या हाल होगा, आप इससे अंदाज लगाएं। गरीब आदमी जाता है सरकारी अस्पतालों में और जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं, इस तरह के तथ्य सामने आते हैं और 10 साल से आपकी पार्टी यहाँ सरकार में बनी हुई, क्यों नहीं स्थिति सुधर पाई है? देखिए, हमने सरकारी इतनी अस्पतालों की गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए स्वेच्छा अनुदान के तहत उनके इलाज कराया जा रहे हैं। नहीं, और ये तो- लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल की बात- सरकारी अस्पताल की बात पे आ रहा हूँ मैं, सरकारी अस्पताल की बात पे। दीनदयाल योजना के तहत उनको उसका पूरा पैसा नहीं, सेंट्रल नहीं, गवर्नमेंट से नहीं, मिलता है, मुझे दीनदयाल बताइए, योजना का। तो वो आपके स्टेट को क्यों बात- नहीं मिल रहा? जहाँ बात जा रहा है सरकारी- सारे देश में, जा रहा है, सारे देश में प्रदेश मिलता है। निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, निःशुल्क कहीं है। दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, लाभ दिया जा बीपीएल रहा है। कार्ड होल्डर को और पूरे दीनदयाल भारतवर्ष योजना में कराया जा निःशुल्क रहा है। चिकित्सा कई सुविधा है। योजनाओं के तहत उसके उनको लिए लाभ दिया बजट जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और का आप है। मुझे बताइए 2000 देखिए, मुद्दा- राहुल जी, मुद्दा- 2003 के पहले की हॉस्पिटल की स्थिति और 2013 में आज हॉस्पिटल की स्थिति, आपको बहुत फर्क दिखेगा। हमने हॉस्पिटलों को बेहतर बनाया। अभी आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो खुद दौरा कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की और वो खुद परेशान है किस तरह से इलाज किया जाए स्वास्थ्य महकमे का। देखिए, हमारे यहाँ पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निरंतर आप काम के लिए आपको मंत्रिमंडल में लिया गया है, आप दौरे करिए और जाके देखिए हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है, वहां पे मरीजों को बरोबर सुविधाएं उपलब्ध हो रही कि नहीं, वहां पे डॉक्टर बरोबर उपलब्ध है कि नहीं, उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी न हो। इनका कहना है कि 2003 से लेकर के 2010 तक सरकारी अस्पतालों की स्थिति में काफी सुधार आया है। देखिए, सरकारी अस्पतालों में कोई सुधार नहीं हुआ है और इस मुद्दे को लेकर इन्हें बहुत सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं जो दिखाई देता है उसमें अगर दूसरा वक्तव्य कोई देखेगा तो छवि खराब होगी। देखिए, ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। कुछ इनका ये कहना है कि मैं हाथ ये कहना कंगन को चाहता- आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखिए, जो कहीं- दिख रहा है देखिए, सामने सरकारी मैं- अस्पतालों की देखिए, दुर्दशा मैं जो है। आपसे कहना चाहूंगा, पांचों उंगली जीवन MRI में बरोबर नहीं भी होती। नहीं है, देखिए, जैसा आप कह रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पांचों उंगली जीवन में बरोबर नहीं होती, लेकिन अगर कहीं कोई कमी पोसी है तो आप भी हमें बताइए। हम तो कह रहे हैं ना कि आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, क्योंकि हम अकेले नहीं चलना चाहते, ये बार-बार विपक्ष को संजय जी कह साथ रहे में हैं लेके कि चलना चाहते हैं। बार-बार संजय जी एकदम नहीं, इशारा नहीं, कर रहे हैं कि विपक्ष साथ ये में आ तो- जाए ये तो और साथ में चले। ये तो अच्छी बात है कि एक सहिष्णु और एक उदार राजनीति की ये बात कर रहे हैं। मैं दूसरा मुद्दा इनके सामने ये रखना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि संजय मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी बहुत अच्छी सोच है इन सारे विषयों के ऊपर। हम साथ में बैठते हैं, बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि चिरायु हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल और थोड़े से गिने चुने हॉस्पिटल हैं जो केंद्र सरकार से रोगी कल्याण के लिए या रोग निदान के लिए आने वाली विपुल धनराशि है, इनके यहाँ महंगा इलाज होने के बावजूद भी इन्हें क्यों दे दी जाती है। रेड क्रॉस के में 70% रेट कम है दूसरे हॉस्पिटल की तुलना में, लेकिन रेड क्रॉस को एक पैसा नहीं इसका देते। थोड़ा खुलासा आप ही कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष में आप हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में चिरायु हॉस्पिटल को जो पैसे दिए गए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और दूसरे हॉस्पिटल को चेहरे देख देख कर जो धनराशि उपलब्ध कराई गई, इसको बहुत प्रमुख मुद्दा बनाएंगे और एक एक बात बारीकी से मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखेंगे कि किस तरह से पक्षपात हुआ है, दूसरे हॉस्पिटल के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, पक्षपात नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, रेड क्रॉस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें सहयोग करेंगे, उसमें पूरी सरकार सहयोग करती है और इलाज के लिए भेजती भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मरीज डायरेक्ट जाके हॉस्पिटलों में जाके इलाज के लिए भर्ती हो जाता है और वहां पे भर्ती होने के बाद वो कहता है कि साहब मैं यहाँ भर्ती हो गया, ये उसका भर्ती इलाज का संजय जी इसमें उनको ये इसमें मैं आपको ये बताना मेरी चाहूंगा, बात कंप्लीट हो, उनको ये लगता है कि ये बड़े हॉस्पिटल ये है। संजय जी आप बार-बार त्रुटि में सहयोग करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में दलालों का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। जो अस्पताल चलते हैं, प्राइवेट अस्पताल चलते हैं, उनके दलालों का नेटवर्क फैला हुआ है और वो मरीज लेकर के जाते हैं महंगा इलाज करवाने की। राहुल जी, संजय जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक शिवम हॉस्पिटल है
भोपाल में, बहुत नामी ग्रामी लोग उसको चलाते हैं। उसमें कैंसर के इलाज के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार ये बता देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कैंसर का वहां क्या इलाज होता है, जाके देख लीजिए। लेकिन किसी प्रकार का मेजर तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई वो हुआ है, क्योंकि हम तो पारदर्शिता के साथ वो इलाज कराते हैं, क्योंकि जो मरीज जहां चले जाता है वहां पे वो भर्ती हो जाता है, उसके बाद उसको वहां से निकाल कर ऐसा नहीं है। आप बार-बार कह रहे हैं कि ऐसा मरीज नहीं, चले राहुल जाता जी, है। ऐसा नहीं है, जिस मरीज नहीं हॉस्पिटल जा में सकता। कैंसर का इलाज की सुविधा ही नहीं है, वहाँ मरीज जाके क्यों भर्ती हो लेकिन जाएगा? ठीक है, उसका बजट देखेंगे उस पे, एस्टीमेट बनता जो है। सरकार उस पे भी ध्यान देगी, नोटिस देखिए क्यों करेगी, भर्ती हो जाएगा बताइए। सरकार उस जब पे भी इलाज ध्यान की सुविधा ही देगी। नहीं है। अब नोटिस करेंगी, अब ऐसी लिस्ट मंगाई जाएंगी ऐसे हॉस्पिटलों की कि जिनके रेट्स भी देखे जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से आने वाले विधानसभा सत्र में, जैसे बड़े भाई साहब ने कहा कि विधानसभा सत्र में यही सब चीजों के लिए तो बिल्कुल, विधान बिल्कुल, चर्चा होनी है। कांग्रेस और किन मुद्दों की तरफ नजर बनाए हुए है? देखिए, अभी कृषि विकास की बात हुई है और पुरस्कार की बात हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कृषि का क्षेत्र का उत्पादन बड़ा है, बोया गया क्षेत्र बड़ा है, ये केवल किसानों का पुरुषार्थ और उनकी मेहनत के कारण हुआ नहीं, ये है। तो मुख्यमंत्री भी कह रहे मैं हैं कि कह रहा हूं कि सरकार इसका का श्रेय मुख्यमंत्री किसानों को ही दे इसमें रहे हैं। योगदान नहीं है, क्योंकि जो बीज, जो खाद, जो चीजें समय पर किसानों को मुहैया कराना चाहिए। आप बताइए कि पूरे सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। चलो इसी बात का जवाब दे दें। बताइए संजय जी, क्या कहेंगे? किसानों को उनका हक नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता है, घोषणा हो जाती है मुआवजे की। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं अपने बड़े भाई साहब से, क्योंकि इसलिए सहमत नहीं हूं कि जब जब भी ओलावृष्टि हुई है, पाला पड़ा है, तब तक मुख्यमंत्री, जब बारिश आ गई है तब तक मुख्यमंत्री जी जाके तत्काल गए और वहां पे त्वरित उनको मुआवजा प्रदान किया गया है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं, हमारे पास तो आंकड़े रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप विधानसभा में सत्र में बैठेंगे, आप उसका आंकड़े मंगा सकते हैं कि कहां आंकड़ों कितना से जवाब वो देंगे, दिया कह रहे हैं आंकड़ों से नहीं, जवाब दिया नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं। इसलिए कि पिछली बरसात में बोहनी के बाद अतिवृष्टि के कारण जो सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है मध्य प्रदेश में, उसका मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा दिया गया है। आप जानकारी में, नहीं, मेरे नहीं, ख्याल से ऐसा संज्ञान में ऑन आपके रिकॉर्ड नहीं मत है, बोलो। आप उसको नहीं, मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रति संवेदनशील रहे और आगे आने वाले समय में किन कारणों से ऐसी गलती हुई है वो ना दोहराएं। किसानों ने आपको मदद की है, किसानों ने आपको वोट दिया है, उन किसानों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। चलते चलते मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है। आप पार्टी की लोकप्रियता और सक्रियता दोनों बढ़ती जा रही है। उनका सबसे बड़ा हथियार है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। दिल्ली में उन्होंने ये साबित कर दिया कि विधानसभा की लड़ाई से सड़क की लड़ाई ज़्यादा कारगर होती है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप दोनों पार्टियां जो हैं वो विधानसभा में नोकझोंक में उलझे रहें और बाजी जो है अगले 3 महीने बाद आप पार्टी मार के ले जाए। राहुल जी, दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है और दूसरे राज्यों की स्थिति बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बहुत लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, वहाँ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, संवाद और बातचीत का आदान प्रदान बहुत तेज होता है। एक छोटी सी खबर 4 घंटे में पूरी दिल्ली में स्प्रेड हो जाती है पूरे राज्य में। ऐसा ना तो दूसरे राज्यों का भौगोलिक वर्गीकरण है, ना ऐसी जन आबादी है वहाँ, ना ऐसा वातावरण है। अभी सिस्टम को बाहर रह के आलोचना करना, उसमें दोष देखना एक अलग विषय है, और खुद सरकार चलाकर जो जनता से वायदे किए हैं उसको पूरा करना बिल्कुल एक अलग विषय है। अब बहुत गंभीर जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है, एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने 4 महीने में अपने आप को अगर प्रूव नहीं किया तो गुब्बारा उसी तेजी से फूट जाएगा। तो मध्य प्रदेश में आप पार्टी की संभावनाओं को नकार रहे हैं। संजय जी, जाहिर सी बात है आप भी नकारेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने बड़े भाई की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज वो कह रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, वो चीजें तो हम लोग कर ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ये चीजें निरंतर चल रही है, क्योंकि लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए योजनाएं तो शुरू से लागू है। लेकिन दिल्ली एक एरिया है, 15 साल कांग्रेस के खिलाफ, वो 15 साल से कांग्रेस राज कर रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस से वहां पे लोग कुंठित थे और वो कुंठा का उन्होंने पूरा का पूरा, क्योंकि कांग्रेस की देखिए जो संख्या थी वो 2/3 तक भी नहीं पहुंच पाई और उसका लाभ, जाहिर सी बात है जनता बीजेपी से भी सहमत नहीं थी। उसका लाभ देखिए, बीजेपी के सहमत थी तभी तो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई, 32 सीटें आई, हम 21 सीटों लेकिन बहुमत में लेकिन 12, देखिए बहुमत में नहीं आया, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी का जो जनादेश मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चलिए, ये लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि आप पार्टी की क्या संभावनाएं रहेंगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। सियासी दाव से बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था हमारी विशेष पेशकश सियासी दाव। अगली बार फिर हम हाजिर होंगे और देखेंगे कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।